वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस विक्रांत के बारे में है। यह है भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, जिसे भारत ने खुद ही बनाया है। इसे अभी हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहली बार है कि हमने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। इसे डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने बिल्ड किया है, यानी कि बनाया है। कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है इसे बनाने में। इसके पहले एक्चुअली में एक मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, जिसे इंडियन नेवी ने 1961 से 1997 के बीच में इस्तेमाल किया और बाद में उसे डीकमीशन कर दिया गया। तो उसी की याद में आप कह सकते हैं कि हमने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत रख दिया है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 28 नॉट्स की है, मतलब 28 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है। बाकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 18 नॉट की है। क्रूजिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि इन जनरल यानी कि नॉर्मली ये 18 नॉट की स्पीड से चलेगा। और जो एंड्योरेंस है वो 7500 नॉटिकल माइल्स का है। एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर हम यहाँ पे विक्रांत की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी दूरी तक, कितने माइल्स तक इन जनरल ऑपरेशनल रह सकता है। तो 7500 नॉटिकल माइल्स तक ये ऑपरेशनल रहेगा और अपना काम करता रहेगा। जो शिप है उसमें फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट को असॉर्ट करने की कैपेसिटी है, वो उसे अकोमोडेट कर सकता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है थ्रू दिस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें 2300 कंपार्टमेंट है, जिसमें 1700 लोग रह सकते हैं। इतने क्रू मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड केबिन्स भी बनाए गए हैं ताकि वुमेन ऑफिसर्स को भी अकोमोडेट किया जा सके। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का, अगर इसमें भी देखिए, जब इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत को इस्तेमाल करने लग जाएगी तो इंडिया के पास 2 फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। इसके पहले अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे इंडिया के पास। मोरओवर, यानी कि इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो इसके बाद इंडिया उन देशों की एक श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो क्षमता है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली और चाइना। इन देशों की श्रेणी में हम भी आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इस बुलियन एक्सचेंज को गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया। अब इसके पहले जब हम गुजरात की गिफ्ट सिटी पर एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे तो उसी दौरान हमने चर्चा की थी कि जल्दी ही यहाँ पर एक बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। और बिल्कुल उसी के रिजल्टेंट देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया जा चुका है, लॉन्च कर दिया गया है। क्या है ये? यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं, एक बुलियन और एक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं, बीएसई एनएसई है ना। स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि शेयर्स होते हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है बाय दिस स्टॉक एक्सचेंज। और जो स्टॉक एक्सचेंज हैं ये बताते हैं कि किस शेयर के प्राइसेस क्या हैं, वो किस तरीके से घट अथवा बढ़ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा यानी कि खरीद और बिक्री होगी वो बुलियन की होगी, ना कि स्टॉक की। अब पहला सवाल है कि बुलियन है क्या? बुलियन देखिए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को कहा जाता है जो बहुत ही हाई प्योरिटी के हो। कुल मिला के सोना और चांदी को आप बुलियन कह सकते हैं। अब ये सोना और चांदी बार्स के फॉर्म में हो सकता है, इनगॉट्स यानी कि जो सिल्लियां होती हैं उनके रूप में हो सकता है, या कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है। इसे लीगल टेंडर भी माना जाता है और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इसे रिजर्व के तौर पे भी रखते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी ये बुलियन होते हैं। तो बुलियन का मतलब क्या है? सोना और चांदी जो सिल्लियों के रूप में हो, या कॉइन्स के रूप में हो, या बार्स के रूप में हो। इसे खरीदा और बेचा जा सकेगा बाय दिस एक्सचेंज। और ये जो खरीद और बिक्री है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। मतलब इंडिया में सोने को या चांदी को अब इंपोर्ट भी किया जाएगा बाय दिस बुलियन एक्सचेंज। और उसका रेट हमें यहां से पता चलेगा कि क्या रेट चल रहा है, क्योंकि रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। तो कितने लोग खरीदने वाले हैं, कितने लोग बेचने वाले हैं इन दिस एक्सचेंज, इससे पता चल जाएगा कि जो बुलियन है यानी कि सोना और चांदी, उसका रेट क्या है। अभी तक जो दुनिया के अदर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हैं उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता था कि सोना और चांदी का रेट चल क्या रहा है, लेकिन हमारे पास अपना खुद का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा तो हमें वहां से जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां पे ट्रेडिंग कर पाएगा आईआईबीएक्स में? क्वालिफाइड ज्वेलर्स। क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो है वो सोने को खरीद और बेच पाएंगे इस बुलियन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके, और चांदी को भी। क्वालिफाइड होने का क्या मतलब है? क्वालिफाइड होने का मतलब ये है कि उनकी नेटवर्थ कम से कम 25 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका जो एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, उसमें 90% जो उनका टर्नओवर है वो सोने और चांदी में होना चाहिए, यानी कि प्रेशियस मेटल्स में। ऐसा नहीं कि आप कुछ और मेटल्स बेच रहे हैं और उससे आपका बहुत अच्छा टर्नओवर है, नहीं, सोने और चांदी में आपका 90% टर्नओवर होगा, तब माना जाएगा कि आप एक हैं क्वालिफाइड ज्वेलर, और तब आप इस बुलियन एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं सोने और चांदी को खरीदने और बेचने के लिए।
जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनके अलावा एनआरआईज यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस और इंस्टीट्यूशंस भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे इस बुलियन एक्सचेंज का। हाँ, उन्हें IFSCA में खुद को रजिस्टर करना होगा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को। वहां पे जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे। जो ज्वेलर्स हैं वो दो तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो वो सीधे सीधे ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शन होगा कि वो ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट बन जाए। ट्रेडिंग मेंबर बनने का मतलब ये है कि आपको IFSC में अपनी एक सब्सिडरी या फिर ब्रांच खोलनी होगी। ये एक फिजिकल ब्रांच होगी, एक ऑफिस टाइप का। वहां पे आप अपने ऑफिस को खोलने के बाद बन सकते हैं ट्रेडिंग मेंबर, और आप कई सारे क्लाइंट्स को ऐड करेंगे। तो या तो कोई सीधे सीधे ट्रेडिंग मेंबर बन जाए, अगर वो वहां पे फिजिकल ब्रांच नहीं खोलना चाहता तो फिर वो एक क्लाइंट बन जाए किसी ट्रेडिंग मेंबर का। तो दो तरीके हो सकते हैं ज्वेलर्स के लिए कि वो IIBX से कैसे जुड़ेंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे भारत में बुलियन एक्सचेंज को स्टैब्लिश करने के? हमारे पास गोल्ड को इंपोर्ट करने का एक एडिशनल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। इसके पहले बैंक्स या कुछ नॉमिनेटेड एजेंसीज को ही अलाउ था कि वो इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते थे। थ्रू दिस बुलियन एक्सचेंज अब कई सारे जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे वो भी इंपोर्ट कर पाएंगे बुलियंस को, सोने या चांदी को। सोना मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं। इससे हमें प्राइस की डिस्कवरी करने में भी मदद मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ट्रांजेक्शंस में। इसके पहले तक जो इंटरनेशनल लेवल पे बुलियन एक्सचेंज है, हम वहां से ही प्राइस पता कर पाते थे। अब हमारे यहाँ खुद का एक बुलियन एक्सचेंज होगा। गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड अब US डॉलर में होगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है तो डॉलर में ट्रेड किया जा सकेगा। तो जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि जो गिफ्ट सिटी है ये एक फ्री ट्रेड जोन है, तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होगी उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पे ट्रेडिंग और अच्छे से इंसेंटिवाइज होगी। देखिए, ये तो सच है कि इंडिया की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, मतलब इंडिया बहुत गोल्ड इंपोर्ट करता है, हाउस होल्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो एक मेजर प्लेयर तो है। लेकिन अभी तक हम प्राइस स्टे कर रहे हैं, जो ग्लोबल प्राइस चल रहा होता है उसी पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अब इंडिया प्राइस डिस्कवरी में एक रोल प्ले करेगा। हमारा बुलियन एक्सचेंज भी बताएगा कि एक्चुअली में प्राइस क्या चल रहा है, और इस तरीके से एक ट्रेडिंग हब बन सकता है इंडिया पूरे एशिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीप सी माइनिंग के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी हाल ही में नेशनल साइंस अवार्ड को प्रेजेंट किया है इंडियन साइंटिस्ट को, जिन्होंने पहली बार लोकोमोटिव ट्रायल्स किए हैं डीप सी माइनिंग सिस्टम के सेंट्रल इंडियन ओशन में। देखिए, डीप सी माइनिंग का मतलब क्या है? डीप सी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डीप सी समंदर के उस गहराई वाले हिस्से को कहा जाएगा जिसकी गहराई कम से कम 200 मीटर से अधिक हो। 200 मीटर से कम है तो शैलो वाटर हो जाएगा, फिर डीप सी नहीं होगा। डीप सी के लिए 200 मीटर से अधिक गहराई होना आवश्यक है। समंदर की तली में हमें मिलते हैं कई सारे मिनरल्स। उन मिनरल्स को डीप सीवेट से निकाला जाता है। और यहां पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं डीप सी की, तो समंदर का 2/3 हिस्सा तो डीप सी में है और वहां पे खूब सारे मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने को लेकर होड़ मची रहती है। हालांकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब हम डीप सी में माइनिंग करते हैं मिनरल्स की, तो इससे मरीन बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को काफी नुकसान होता है। इंडिया के पास इतनी एक्सपर्टीज और नॉलेज है भी नहीं कि हम इन्हें बचाते हुए डीप सी माइनिंग कर सकें। स्टिल इंडिया इस रेस में जाना चाहता है और डीप सी माइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो मिनरल डिपॉजिट अभी हमारे पास लैंड पे हैं वो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं और हमें ज्यादा मेटल्स चाहिए, जैसे कि कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, लिथियम, कोबाल्ट। क्योंकि जो स्मार्टफोन्स हैं या जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बनते हैं, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स या बैटरीज, इनमें इन मेटल्स का इस्तेमाल होता है और इनकी कमी हो रही है। जबकि नोड्यूल्स के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ये समंदर में बिखरे होते हैं। इन्हें वहां से माइन करना हालांकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट दिखाता है, लेकिन वहां से इन्हें निकाल के इन मेटल्स की नीड को पूरा किया जा सकता है। दैट इज द रीजन कि इंडिया बहुत इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कुछ और जानकारी हमारे पास, वेयर बेस्ड कोस्टल ऑब्जर्वेशन एंड वाटर क्वालिटी नाउकास्टिंग सिस्टम। सबसे पहले इसको डेवलप किया गया है इनकॉइस के द्वारा। इनकॉइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो ये बुए होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह होता है। इस पे कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं और इसकी मदद से हम बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो ये रियल टाइम मेजरमेंट कर सकता है कोस्टल वाटर की क्वालिटी का 19 पैरामीटर्स पे। डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, न्यूट्रिएंट, हाइड्रोकार्बन, पिगमेंट, इसकी क्या स्थिति है पानी में, ये इसे इवेलुएट कर सकता है। और इसे डिप्लॉय किया गया है कोचीन कोस्ट पे। नाउकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग आप जानते हो, वेदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है वेदर के बारे में समय से पहले जानकारी दे देना, दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इन जनरल 24 घंटे में एक बार होती है, या फिर अगर कोई इमरजेंसी आई तो पहले भी जानकारी दे दी जाती है। लेकिन जो नाउकास्टिंग होगी, इसमें वर्ड है नाउ। नाउ मतलब अभी। अभी का मतलब ये है कि 2 घंटे के भीतर, हर 2 घंटे पे जानकारी दी जाएगी कि वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कुछ मेथड से यूज किए जाएंगे, रडार,
सेटेलाइट ऑब्जर्वेशन और लगातार जानकारी दी जाती रहेगी, डिस्प्ले की जाती रहेगी कंप्यूटर्स पे कि वेदर की सिचुएशन क्या है, ताकि हम बेटर प्रिपेयर कर सकें खुद को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में राइट टू क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया है। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट की। उसमें बहुत सारे राइट्स को ह्यूमन राइट बनाया गया, लेकिन क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट तब भी उसमें शामिल नहीं था। अभी हाल ही में एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, और अब ये कह दिया गया है कि हर व्यक्ति के पास इस प्लेनेट पे ये अधिकार है कि उसे जीने के लिए क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। जो डिक्लेरेशन है इसे 160 से ज्यादा यूनाइटेड मेंबर जो नेशंस हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नेशंस ने इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग इंडिया, एक्सेप्ट किया। इससे कंट्रीज इंकरेज होंगी कि वो ऐसे तरीके अपनाएं कि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, और जो ओरिजिनल ट्रीटीज हैं उन्हें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि अगर कोई देश इसे इंप्लीमेंट नहीं भी करता तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने एक्नॉलेज किया है तो आप अपनी ग्लोबल जो अपनी नेशनल पॉलिसीज हैं उसमें आप इसको एक्नॉलेज करिए। इससे इन्वायरमेंटल इनजस्टिस खत्म होगा, जो प्रोटेक्शन गैप है उसमें कमी आएगी, लोग इंपावर्ड होंगे, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल सेक्शन है, चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, वुमेन, इंडिजिनियस पीपल, उनको फायदा मिलेगा। ये क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट के रूप में देखता है ह्यूमैनिटी के लिए। यहां पे देखिए वो 3 इंटरलिंक्ड एनवायरमेंटल थ्रेट की बात करते हैं कि ये 3 थ्रेट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं: क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। सिमिलर रेजोल्यूशन लास्ट टाइम ह्यूमन राइट काउंसिल में भी पास किया गया था। वही बात थी कि एनवायरमेंट सभी के लिए हेल्दी हो, ये एक बेसिक राइट है। अच्छी बात यह है कि हमने तो इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से बहुत पहले इसे प्रोटेक्ट करने के प्रावधान किए हैं। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसमें इंक्लूडेड है क्लीन एनवायरमेंट और फ्री ऑफ डिसीज, यानी कि पोल्यूशन ना हो, वो भी शामिल है। आर्टिकल 48A में कहा गया है कि सभी लोग, सरकार ये कोशिश करेगी कि एनवायरमेंट को सेफगार्ड किया, प्रोटेक्ट किया जाए, और हम सेफगार्ड करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 51A का क्लॉज G ये कहता है कि सभी लोग, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करें। तो हमारे संविधान में इसके प्रावधान किए जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल नजाह 4 के बारे में है। 13 डे की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर इंडिया और ओमान के बीच में कोऑपरेशन को इंश्योर करेगी। अल नजाह 4 चूंकि इसका चौथा एडिशन है, इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान इसमें शामिल होंगे। ये 1 से 13 अगस्त के बीच में चलने वाला है। 60 मेंबर की एक टीम रॉयल आर्मी ऑफ ओमान से इंडिया आ चुकी है, और इंडियन आर्मी भी अपने 18 मर्केंडाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के माध्यम से इसमें शामिल हो रही है। इसका प्रीवियस एडिशन मार्च 2019 में था, मस्कट में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाबहार पोर्ट के बारे में है। हाल ही में इस पर मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। चाबहार पोर्ट की लोकेशन देखिए, यहाँ पर देखिए है ईरान, और बिल्कुल यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के पास यहाँ पर आपको ईरान दिखे, ये चाबहार पोर्ट दिखेगा। ग्वादर पोर्ट से ये काफ़ी क्लोज है, जो कि पाकिस्तान में है। क्योंकि पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान, ईरान या सेंट्रल एशिया में जाने की अनुमति देता नहीं है इन दैट केस, तो यहाँ पर हम कांडला पोर्ट से होते हुए सीधा चाबहार पोर्ट जाएंगे, और इसके बाद हम ईरान से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। ये सदर्न ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान के बिल्कुल पास में। इंडिया का एकमात्र ओशनिक पोर्ट है, और इसमें 2 सेपरेट पोर्ट हैं, शाहिद कालांतरी और शाहिद बेहिस्ती पोर्ट, दोनों मिलाकर बनाते हैं चाबहार पोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंडो पैसिफिक विजन के लिए, बिकॉज इसके जरिए हम सेंट्रल एशिया को और यूरेशिया को इंडियन ओशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क का भी हिस्सा है। ये जो नेटवर्क है वो कई सारे देशों को जोड़ता है। कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स भी अभी ईरान ने इंडिया को दिए हैं कि हम चाबहार पोर्ट को आसानी से एक्सेस कर पाएं। ये एक गेटवे की तरह वर्क करेगा, जिसके माध्यम से इंडिया ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जा सकेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें तो सन 2000 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसके बारे में बातचीत की गई सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी कि रशिया में, इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में। इसके अलावा इसमें कई सारे अन्य सेंट्रल एशियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज भी शामिल हुए, जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया। ये सब ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इसका हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ये इसका हिस्सा अभी भी नहीं है, लेकिन विलिंग है। पाकिस्तान तो पॉसिबली इसका हिस्सा नहीं बन पाएगा, लेकिन तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जरूर से इसका हिस्सा बन सकते हैं। 7200 किलोमीटर लंबा ये मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें कुछ जगह पे सामान को शिप से ले जाएंगे, फिर रेलवे से और फिर रोड से। इसके माध्यम से इंडिया और रशिया के बीच में जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो 30% तक कम हो जाएगी, और जो ट्रेवल टाइम है वो आधे से भी कम रह जाएगा। इसके माध्यम से इंडिया अपना सामान ईरान, अजरबैजान,
रशिया इस रूट तक ले जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि इन देशों के बीच में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मास्को, मुंबई, तेहरान, बाकू और एस्ट्रखान, इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाए और जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक बढ़िया सा अल्टरनेटिव दे देगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, एक इंफ्रा कनेक्टिविटी इनहेंस करेगा और जो पूरा रीजन है वो इसके माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट पर पूछा गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सही जवाब ये है कि इसके माध्यम से हम पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हुए बिना अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ सकते हैं। सो सी विल बी द आंसर, सी इसका आंसर था। तो आइए रिवीजन करते हैं। नाउ कास्टिंग, यह है वेदर फॉरकास्टिंग हर 2 घंटे पे, सही है। आईएनएस विक्रांत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, गलत है क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डिसाइड किया गया 2000 में इंडिया चाइना रशिया के द्वारा, चाइना इसमें नहीं था, ये गलत हो गया। अल नजाह इंडिया ईरान के बीच में, गलत है, इंडिया ओमान के बीच में। तो ये तो गलत हो गए सारे। तो ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।